Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the लद्दाख के पर्सपेक्टिव से है। स्टेटहुड का डिमांड के रिगार्डिंग में लद्दाख के जो लोग हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, जो कि एक वायलेंट फॉर्म के रूप से चेंज हुआ, जिसमें इंस्टीट्यूशंस पे भी अटैक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी जो अटैक है वो हुआ है और कुछ लोगों का जो कैजुअलिटी है वो सामने आया। तो स्टूडेंट्स, एक साइलेंट प्रोटेस्ट का इस तरीके से वायलेंस के रूप से जो कन्वर्ट होना, उसके बिहाइंड में गवर्नमेंट के द्वारा उन एक्टिविस्ट पर्सन्स को माना गया है जिन्होंने मूवमेंट को लीड है वो किया है, स्पेशली जो लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक। तो उनको रिस्पॉन्सिबल है वो बताया गया कि उन्होंने जो लोगों को इस तरीके से प्रोवोक किया है कि जिसकी वजह से वायलेंस है वो कैरी आउट हुआ। एक्टिविस्ट पर्सन्स के द्वारा माना गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा लोगों का जो डिमांड था उसको एग्जिस्टेंस में नहीं लाया गया, इसी वजह से इस तरीके से जो वायलेंस है वो देखने के लिए मिला है। हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर हम लद्दाख के इम्पोर्टेंस के बारे में रीड करें तो हमारा जो स्ट्रेटजिक एरिया है, स्पेशली जो चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करने वाला एरिया है, इवन पाकिस्तान का भी जो कंट्रोल्ड एरिया है गिलगित बाल्टिस्तान का, उसके साथ में भी एरिया है वो शेयर करता है लद्दाख का जो रीजन है। प्रेजेंट समय में एज ए यूनियन टेरिटरी के रूप से सेटअप है। अर्लियर फेज में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का पार्ट हुआ करता था। 2019 के समय जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया गया टू डिफरेंट यूटीज के अंदर में। तो यहाँ पे एक अदर यूटी जो क्रिएट हुआ था वो लद्दाख है। अब लोगों का जो डिमांड है वो है स्टेटहुड का, यूनियन टेरिटरी से स्टेटहुड है लद्दाख को ग्रांट है वो किया जाए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल्स के अंदर में स्टेट क्रिएशन के बारे में मेंशन है? तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल जो सेकंड है वहाँ पे स्टेट का जो एडमिशन प्रोसेस है कि कोई अदर टेरिटरी है उसको हमारी टेरिटरी के अंदर अगर हम इंक्लूड करेंगे तो आर्टिकल सेकंड के थ्रू उस प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है। आर्टिकल थर्ड है कि अगर यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज हैं उनको किसी भी तरीके से रीएडजस्टमेंट को कैरी आउट करते हुए कोई नया टेरिटरी है, नया स्टेट है वो बनाना है, तो आर्टिकल 4 के अंदर में है। और जो कंप्लीट प्रोसेस है यहाँ पे स्टेट क्रिएशन का कि पार्लियामेंट कैसे अपना जो प्रपोजल है वो उस एरिया के लिए सेंड करेगा जहाँ पे स्टेट को क्रिएट करना है या जहाँ पे बाउंड्री है उसको चेंज करना है, उसके बारे में आर्टिकल 4 के अंदर में मेंशन है वो किया गया है। तो ये स्टेट क्रिएशन के प्रोसेस के बारे में है। लोगों का वहाँ पे डिमांड ये भी है कि स्टेटहुड को ग्रांट करने के बाद में उनको 6 शेड्यूल के अंदर भी इंक्लूड है वो किया जाए। जो 6 शेड्यूल है, 6 शेड्यूल आप देखिए कि प्रेजेंट समय में कौन कौन से स्टेट्स हैं इस शेड्यूल के अंडर में। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रेजेंट समय में जो स्टेट्स हैं वो हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे लद्दाख के लोगों का डिमांड यही है कि इस कैटेगरी के अंदर में उनको भी इंक्लूड किया जाए, जिससे कि मोर ऑटोनोमस वे के अंदर में उनका जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो एरियाज हैं वहाँ पे वो गवर्नेंस को कैरी आउट कर सके। तो गवर्नमेंट ने क्या यहाँ पे स्टैंड है वो लिया है? गवर्नमेंट ने कहा है कि हाई पावर कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। हाई पावर कमेटी आने वाले समय के अंदर में इन जो डिमांड्स हैं उसके रिगार्डिंग में डिसीजन है उसको कैरी आउट करेगा। और आप देखिए कि जो कंसल्टेशन है वो भी लोगों के द्वारा इस कमेटी के द्वारा किया जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज या जो ट्राइबल स्टेटस का लोगों का डिमांड है तो उसके रिगार्डिंग में रिजर्वेशन को हमने इंक्रीज है वो किया कि जो शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन जो अर्लियर फेज के अंदर में 45% हुआ करता था उसको इंक्रीज करके हमने 84% है वो कर दिया है कि 84% वहाँ का जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको जॉब के अंदर में जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने बताया है कि जो लैंग्वेज का जो डिमांड है कि लोगों का यहाँ पे अलग जो डिमांड था उसमें वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया है। लोकल कौन कौन सा लैंग्वेज है? तो भोती नाम का लैंग्वेज बोली जाती है जो कि स्पेशली आपको तिबेतियन एरिया के अंदर भी इस लैंग्वेज का प्रेजेंस मिलेगा। एक आप देखिए कि लोकल लैंग्वेज है जो कि पाकिस्तान का जो कंट्रोल का एरिया है गिलगित बाल्टिस्तान का, वहाँ पे भी इस लैंग्वेज का यूज हुआ करता है जिसको हम कुर्गी के नाम से जानते हैं। तो ये जो बोथ एरियाज हैं, एक चाइना के साथ में एरिया शेयर करने वाला है लद्दाख का, एक पाकिस्तान कंट्रोल जो गिलगित बाल्टिस्तान है वहाँ पे एरिया शेयर करता है। तो उन एरियाज का जो लैंग्वेज है उनको भी रिकॉग्नाइज है वो किया गया है, भूटी है और कुर्गी है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो आप देखिए कि अब गवर्नमेंट का डिमांड के बारे में हुआ, वहाँ पे एक्टिविस्ट के प्रोटेस्ट के बारे में हुआ। तो प्रोटेस्ट के बारे में जब भी मेंशन किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे जो कौन सा क्लोज है प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग में। क्लोज वन का जो पार्ट बी है, यहाँ पे आप पीसफुली वे के अंदर में विदाउट आर्म्स के प्रोसेस से जो असम्बल है उसको कैरी आउट कर सकते हो, जिसको प्रोटेस्ट में भी इंक्लूड है वो किया गया है। बट स्टूडेंट, जब भी आपको प्रोटेस्ट करना है तो कोई पब्लिक, आप देखिए कोई वे है, कोई नेशनल हाईवे है, कोई स्टेट हाईवे है, उसको आप क्लोज नहीं कर सकते। लोगों का जो मूवमेंट है वो आपके प्रोटेस्ट की वजह से इम्पैक्ट है वो नहीं होना चाहिए। ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग केस के अंदर में डिलीवर किया था, जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग में प्रोटेस्ट देखने के लिए मिले थे, कि हाईवेज को ब्लॉक है वो नहीं किया जा सकता। लोकल अथॉरिटीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाईवे को ओपन है वो करवाया जाए, लोगों का मूवमेंट इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो प्रोटेस्ट जब आप कैरी आउट करते हो तो एक डिफाइंड टेरिटरी हुआ करता है आपका, उसी टेरिटरी के अंदर में आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। ये जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने डेट रामलीला जो ग्राउंड है, सॉरी जंतर मंतर का जो एरिया है, रामलीला ग्राउंड नहीं, जंतर मंतर का जो एरिया है उसके रिगार्डिंग में डिलीवर है वो किया था। जंतर मंतर जो कि दिल्ली के वहाँ पे सिचुएटेड है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स के रिगार्डिंग में प्रोटेस्ट हुआ करता है। वहाँ के जो लोकल जो रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने बेसिकली टेरिटरी के एक्सटेंडेड एरिया में जब प्रोटेस्ट होने लगा तो उन्होंने एक पेटिशन को फाइल है वो किया था। तो प्रोटेस्ट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। वायलेंस को आप कैरी आउट नहीं कर सकते हो, और वायलेंस किसी भी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा आर्टिकल जो 51A है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है एवरी सिटीजन का, उनके पास में भी ये राइट है, उनके पास उनका भी ये ड्यूटी है, वायलेंस नहीं करना है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को किसी तरीके से डैमेज है वो नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो आप देखिए कि प्रोटेस्ट के बारे में भी हमने देखा, गवर्नमेंट ने जो ब्लेम किया है एक्टिविस्ट पर्सनस को कि उन्होंने इस तरीके से प्रोवोक किया, तो गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि एक्टिविस्ट पर्सनस ने अरब स्प्रिंग के रिगार्डिंग में यहाँ पे प्रोवोक किया, कि जिस तरीके से अरब स्प्रिंग के अंदर में एक्टिविटीज़ कैरी आउट हुई थी, आपको अरब स्प्रिंग के बारे में पता होना चाहिए। और नेपाल का जो जनरेशन जेड का जो मूवमेंट था, जैन जेड का जो मूवमेंट था, उसको भी यहाँ पे बताया गया कि ऐसे ही हमें प्रोटेस्ट है वो करना है। तो स्टूडेंट्स, अरब स्प्रिंग बेसिकली है क्या? 2010 के समय में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में एक कंट्री सिचुएटेड है, कंट्री का नाम है टूनीशिया। टूनीशिया के वहाँ पे जो पावर के अंदर में जो पर्सन थे, उनके अगेंस्ट में ये मूवमेंट कैरी आउट होता है। बाद में नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज और जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे ये जो मूवमेंट है वो स्प्रेड करता है, और काफ़ी सारे ऐसे जो रूलर हैं जो काफ़ी लंबे समय तक पावर के अंदर में थे, उनको लोगों के द्वारा रिमूव है वो किया गया। बाद में आप देखिए कि जिस तरीके से लोगों के द्वारा उसको रिमूव किया गया, बाद में एक आईसिस नाम का एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट होता है जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, और आईसिस वहाँ पे पावर को कैप्चर करने का कोशिश करेगा, स्पेशली इराक और सीरिया का जो एरिया है वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टूनीशिया के अंदर में मूवमेंट होता है 2010 के समय में। फिर आप देखिए कि इजिप्ट के अंदर भी जो मूवमेंट है वो हुआ था, इजिप्ट के अंदर में भी मूवमेंट हुआ था। फिर लीबिया के वहाँ पे गद्दाफी को रिमूव किया गया पावर से, लीबिया के वहाँ पे मूवमेंट हुआ। यमन के वहाँ पे जो मूवमेंट है, सॉरी यमन के वहाँ पे मूवमेंट हुआ। यमन तो जो है वो पुडुचेरी का पार्ट है, और जो कि हमारे, आप देखिए कि डेट आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है यमन जो है। यमन के वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। फिर सीरिया के वहाँ पे हुआ। सीरिया में भी आप देखिए कि बशर अल असद हैं जो पावर में तो रहे थे, बट उनका जो टेरिटोरियल एरिया है वो एक लिमिटेड था, कंप्लीट सीरिया के ऊपर उनका कंट्रोल है वो नहीं था। और बहरीन के अंदर भी इसी तरीके का जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला था। तो ये अरब स्प्रिंग है। काफ़ी बार यूपीएससी आपके पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यूज में ये क्वेश्चंस पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द अरब स्प्रिंग। एक मूवमेंट, डेमोक्रेसी प्रो मूवमेंट थे, जहाँ पे लंबे समय तक जो पावर के अंदर में थे उनका रिमूवल हुआ। बट क्या स्टूडेंट्स ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहे थे? क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ? या आप देखिए कि सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, बट इन कंट्रीज़ के अंदर में जो स्टेबिलिटी है, जो पीस है, वो एग्जिस्टेंस में अभी तक नहीं आया है। इन्हीं कंट्रीज से जो लोग हैं यूरोप के लिए इलीगल माइग्रेशन है उसको कैरी आउट करते हैं। इलीगल माइग्रेशन आप देखें कि
जो मेडिटेरियन सी में आप काफ़ी बार रीड करते हो। मेडिटेरियन सी के साथ में एरिया शेयर करने वाले रीजन्स ही टूनीशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, और वहाँ पे काफ़ी बार बोट का कोलैप्स हुआ, लोगों का डेथ हुआ है, ऐसा आपने काफ़ी बार रीड किया होगा न्यूज़पेपर में। तो सक्सेसफुली आप देखिए कि नहीं हुआ है, पीस और स्टेबिलिटी है वो अभी तक अचीव है, वो नहीं किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में है। जनरेशन जेड के बारे में जो मेंशन किया था वो ऑलरेडी हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं। आप देखिए कि जो जनरेशन्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है उनके बर्थ ईयर्स के बिहाइंड के अंदर में। 1997 से लेकर 2012 तक का जो एज के अंदर में जो जनरेशन यहाँ पे बर्थ हुआ है जिन लोगों का, वो जनरेशन जेड की कैटेगरी में काउंट होते हैं। ये मोर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में रिलायबल हैं, उन्हीं के थ्रू अपना जो नॉलेज है वो भी गेन करते हैं, उसी के थ्रू आप देखें कि अपना जो प्रोटेस्ट है वो किया करते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर में डिजिटल फॉर्म के ऊपर में डिपेंडेंट जो यहाँ पे जनरेशन है जिन्होंने अभी नेपाल में इस तरीके से प्रोटेस्ट किया था। अब नेपाल के उस प्रोटेस्ट के बिहाइंड में कौन सा ऐसा डोमिनेटेड जो पावर्स है उनका रोल था, क्या वेस्टर्न पावर्स का रोल था? क्योंकि नेपाल आप देखिए कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे जो डोमिनेटेड पावर्स हैं उनका एक ग्राउंड रहा है, उनका प्रेजेंस वहाँ पे हुआ करता है। तो क्या उनके द्वारा उस मूवमेंट को कैरी आउट किया गया, जो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट रीडिंग का डोमेन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में यहाँ पे मेंशन है वो किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर में स्पेशली जो यहाँ पे ट्विटर का जो अर्ली नेम हुआ करता है एक्स नाम से, उन्होंने पेटिशन फाइल किया था कि जो सेक्शन हमारा जो आईटी एक्ट है उसका जो सेक्शन 79 है, आईटी एक्ट का सेक्शन 79 क्या है, सेफ हार्बर के रिगार्डिंग में है ये यहाँ पे 79 एक्ट। तो स्टूडेंट्स इसके अगेंस्ट में जो पेटिशन फाइल हुआ था कि यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट है वो नहीं किया जा सकता, कि उनको कंटेंट को कुछ समय के लिए रखना होगा। उनको यहाँ पे अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे गवर्नमेंट के रेगुलेशन को, तो उनको आप देखिए कि उनके अगेंस्ट में भी जो इंटरमीडिएटरीज के अगेंस्ट में भी एक्शन है वो लिए जा सकते हैं। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, इस पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया गया। यस, गवर्नमेंट ले सकता है एक्शन, क्योंकि प्रेजेंट समय में जो डिजिटल डोमेन है उसको आप इग्नोर है वो नहीं कर सकते। इग्नोर क्यों नहीं कर सकते? जैसा हमने नेपाल के अंदर में देखा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया था, वहाँ पे कंटिन्यूस डिसकंटेंट था, मिस गवर्नेंस, नेपोटिज्म और वहाँ पे मिस रूल के अगेंस्ट में। तो आप देखिए कि इस डोमेन को जो नेग्लेक्ट है वो नहीं किया जा सकता, कंटिन्यूस रेगुलेशन का ज़रूरत है, कंटिन्यूस रेगुलेशन का ज़रूरत है। एक सेफ हार्बर है वो क्रिएट करना होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस सेक्शन के थ्रू। और इसी का आप देखिए कि एक क्लोज है जिसमें मेंशन ये भी किया गया है सेक्शन 79 के क्लोज के अंदर में, कि अगर नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट में एक्शन है वो ले सकता है। किसी कंटेंट को अगर ब्लॉक करना है, कोई कंटेंट है जो कि एंटी इंडिया है उसको ब्लॉक करना है, तो वो पावर कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 69 के अंडर में है वो पावर, गवर्नमेंट के पास में किसी वेबसाइट को, किसी कंटेंट को ब्लॉक है वो किया जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूक्रेन के लीडर के बारे में है। यूक्रेन के लीडर के द्वारा इंडिया का जो स्टैंड है वो लिया गया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग के लिए गए थे, जो 80 नंबर का जो मीटिंग है वो वहाँ पे कैरी आउट हुआ है। तो उन्होंने मेंशन करते हुए कहा गया कि इंडिया जो है वो मोस्टली यूक्रेन के ही साइड के अंदर में है, यूक्रेन को ही अपना सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पे जो एनर्जी के रिगार्डिंग में जो इंडिया आप देखिए कि क्रूड ऑयल का परचेज किया करता है, उसके रिगार्डिंग में ज़रूर उनका यहाँ पे कंसर्न है। और वेस्टर्न पावर्स को इंडिया को जो टारगेट है वो नहीं करना चाहिए। यूक्रेन का लीडर का यहाँ पे स्टेटमेंट है कि वेस्टर्न पावर्स हैं इंडिया के साथ में कंटिन्यूस इंगेजमेंट को कैरी आउट करें। एनर्जी के रिगार्डिंग में उनका कंसर्न है कि जो क्रूड ऑयल हम परचेज हैं वो किया करते हैं। उसके रिगार्डिंग में उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को भी मेंशन किया है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी एलएनजी के परचेज को जो कैरी आउट करते हैं उसको भी रेगुलेट करने का ज़रूरत है, जिससे कि रसिया को फंड है वो ना प्रोवाइड हो, यूक्रेन को यहाँ पे जो सेफ्टी है वो इंश्योर हो सके। स्टूडेंट्स अगर हम रसिया का जो नेचुरल गैस के जो वेज हैं जो कि यूरोप के लिए सप्लाई हुआ करते हैं उनके बारे में अगर हम रीड करें, अब देखिए कि जनवरी का जो मंथ था तो उस दौरान में ये जो रूट्स हैं, जो उनकी पाइपलाइंस के जो रूट्स हैं वो न्यूज़ के अंदर में थे, क्योंकि एक पाइपलाइन के ऊपर में यूक्रेन के द्वारा जो अटैक है वो किया गया था। फर्स्ट आप देखिए कि एक बाल्टिक सी के थ्रू पाइपलाइन है, एक जो पाइपलाइन है वो है बाल्टिक सी के थ्रू यूरोपियन कंट्रीज को जो एलएनजी है वो सप्लाई किया करता है।
एक अदर पाइपलाइन आपको बेलारूस एंड पोलैंड के थ्रू मिलेगा। आपको जो बेलारूस है जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के वहाँ पे सिचुएटेड कंट्री है, रसिया के साथ में क्लोज है, तो बेलारूस और पोलैंड के थ्रू आप देखिए कि एक पाइपलाइन है जो वहाँ से पास करता है। रसिया के थ्रू एक और पाइपलाइन है जो यूक्रेन के थ्रू भी है, यूक्रेन के द्वारा उसी के थ्रू अपना जो गैस का सप्लाई है वो रोका गया था यूरोपियन नेशंस को। और फोर्थ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ब्लैक सी का एरिया है जो कि सदर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के वहाँ पे है, ब्लैक सी के थ्रू टर्की, और आप देखिए कि जो बुल्गारिया नाम का जो कंट्री है, टर्की, टर्की जो कम्प्लीटली ये ब्लैक सी है, यहाँ पे टर्की सिचुएटेड है, यहाँ पे यूक्रेन है, ये क्रीमियन पेनिनसुला है, यहाँ पे जो कर्च स्टेट है जो सी ऑफ अजो को कनेक्ट करता है ब्लैक सी के साथ में, यहाँ पे जॉर्जिया है, और इस पार्ट के अंदर में रसिया है। तो स्टूडेंट टर्की और बुल्गारिया के थ्रू ब्लैक सी के थ्रू भी एक पाइपलाइन है जो कि यूरोपियन नेशंस को जाया करते हैं। तो ये 4 पाइपलाइंस के एरियाज हैं। तो ये हमने एलएनजी के बारे में देखा। मोर एलएनजी का जो परचेज है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है यूरोपियन नेशंस के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, गरबा जो डांस है उसके बारे में है, गुजरात के वहाँ पे प्रैक्टिस हुआ करता है। अब ये जो फोटो है वो तो चेन्नई का है, तो हो सकता है कि गुजरात का जो कम्युनिटी के लोग हैं वो वहाँ पे रहा करते होंगे। नवरात्रि का जो फेस्टिवल है उस दौरान में ये जो डांस है उसका परफॉर्मेंस हुआ करता है। यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का लिस्ट है उसके अंदर में इंडिया के पर्सपेक्टिव से प्रपोज है, उसके अंदर में उसके अंदर में इंक्लूडेड है। तो हमारे कौन कौन से ऐसे यहाँ पे जो डांस हैं, जो यहाँ पे प्रैक्टिसेज हैं जिनको कि हमने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो लिस्ट है यूनेस्को का, जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का लिस्ट है उसमें हमने इंक्लूड है वो किया है। एक बार फिर से उनको रिवाइज करते हैं। कुडियट्टम है, कुडियट्टम है जो कि एक थिएटर परफॉर्मेंस है। या कुडियट्टम है जो संस्कृत थिएटर है या मलयालम थिएटर है, तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि वैदिक चैंटिंग है, वैदिक चैंटिंग है। वैदिक चैंटिंग के अलावा रामलीला है जो कि अभी प्रेजेंट समय में आपको देखने के लिए मिलता है। रामलीला और स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में ये हुआ करती है। रामलीला के अलावा स्टूडेंट्स रम्मन है जो कि गढ़वाल के रीजन में होता है, उत्तराखंड के अंदर में। रम्मन का जो फेस्टिवल ही है बेसिकली। फिर आप देखिए कि छाऊ डांस है जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आसाम और बंगाल के भी कुछ एरियाज हैं जिसमें पुरुलिया का एरिया है, वहाँ पे इसका प्रैक्टिस हुआ करता है। छाऊ के बाद में अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर में कालबेलिया डांस है जो कि सरपेंट एक कम्युनिटी है, कालबेलिया ही कम्युनिटी, उनके द्वारा किया जाता है। कालबेलिया डांस है, एक काफ़ी फेमस इसके डांसर हुआ करते थे, गुलाबो बाई सफेरा उनको बोला करते थे। फिर स्टूडेंट्स एक मोडियट्टू है, एक है मोडियट्टू। मोडियट्टू मलयालम आप देखिए कि थिएटर परफॉर्मेंस है। बुद्धिस्ट चैंटिंग है, बुद्धिस्ट चैंटिंग है। बुद्धिस्ट चैंटिंग के अलावा अगर हम बात करें संकीर्तना है जो कि कहाँ पे होता है, संकीर्तना ये होता है मणिपुर के वहाँ पे। संकीर्तना के अलावा कॉपर और ब्रास का जो कॉपर और ब्रास का जो यूटेंसिल हैं जो कि पंजाब में होते हैं, कॉपर और ब्रास ब्रास का जो यूटेंसिल हैं। नवरोज है जो पारसी न्यू ईयर है, नवरोज है। योगा है जो कि हमारे कंट्री से ओरिजिनेट होके अलग नेशंस के लिए भी गया है। 21 जून को हम योगा डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। कुंभ मेला जो कि 4 प्लेसेस के ऊपर में ऑर्गेनाइज होता है। रिसेंटली जो कुंभ मेला है जो प्रयागराज में ऑर्गेनाइज हुआ था। फिर दुर्गा पूजा है और गरबा है। दुर्गा पूजा जो बंगाल में हुआ करती है, दुर्गा पूजा जो बंगाल में नवरात्रि फेस्टिवल के ही दौरान में। और आप देखिए कि जो गरबा है जो गुजरात में प्रैक्टिस होता है। तो ये इस तरीके से हमारे कुछ थिंग्स हैं जो कि यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर में शामिल हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था रिसेंटली, अभी लास्ट 2 प्रीलिम्स से पहले, कौन सा ऐसा हमारा जो थिंग है जिसको कि इंक्लूड किया गया है इस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। नेशनल इंस्टीट्यूशंस जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसके बारे में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उन्होंने कहा है एक द हिंदू के ही एक डिस्कशन फोरम के ऊपर में कि एनआईआरएफ का जो रैंकिंग प्रोसेस है उसको समय के साथ में ज़रूरत है कि और भी यहाँ पे ओपन ट्रांसपेरेंट है वो बनाया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने नेशनल जो एक्रीडिएशन
तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल है, उसके बारे में भी कहा गया। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, उसके बारे में भी इनके द्वारा मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट हम एनआईआरएफ के बारे में रीड करेंगे। अभी रिसेंटली इसका रैंकिंग रिलीज हुआ था, बट यहाँ पे रैंकिंग के पर्सपेक्टिव से जो डिमांड ये था कि जो पीयर परसेप्शन का जो 10% का वेटेज है रैंकिंग के अंदर में, जिसमें कुछ जो रूरल एरिया के जो इंस्टीट्यूशन हैं जो कि मेजर सिटीज में नहीं सिचुएटेड हैं, तो उनको कहीं वहाँ पे आप देखिए कि कम मार्किंग है वो तो नहीं हुआ करता है। रूरल अर्बन का जो डिवाइड है वो तो ये नहीं क्रिएट करता है। एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट 5 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट जो पैरामीटर है जिसका 30% वेटेज है वो है टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज, कि टीचिंग कैसा है इंस्टीट्यूशन में, लर्निंग कैसा है और रिसोर्सेज किस तरीके से हैं। तो टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज का 30% वेटेज है। 30% जो वेटेज है वो है रिसर्च प्रोफेशनलिज्म का जो प्रैक्टिस है उसके बारे में, रिसर्च एक्टिविटी कैसा है और प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस है वो किस तरीके से दिया जाता है, जिस तरीके का इंडस्ट्री का डिमांड है। फिर ग्रेजुएट आउटकम के बारे में है 20% की, ग्रेजुएट्स का आउटकम कितना है कि ग्रेजुएट आउटकम को 20% का वेटेज है। आउटरीच और इंक्लूसिविटी है वो कितना है, इंस्टीट्यूशन में किसी तरीके का डिवाइड तो नहीं है। तो आप देखिए कि आउटरीच कैसा है और इंक्लूसिव है या नहीं है इंस्टीट्यूशन, उसका भी 10% वेटेज है। और 10% वेटेज है वहाँ पे पीयर परसेप्शन का। तो ये कुछ वेटेज आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। कुछ आपको डायमेंशन बता दिए जाएंगे, इनमें कौन सा डायमेंशन है जो कि एनआईआरएफ का नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चंस यूपीएससी पूछा करता है। अगर हम बात करें नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल के बारे में, तो जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसके रिगार्डिंग में इस ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया था यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा 1994 के समय में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल का? इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्टूडेंट्स बेंगलोर के अंदर में, बेंगलोर के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और यूएस के बारे में है, इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वो एक रिवाइवल फेज के अंदर में तो हैं, बट वन काइंड ऑफ मिक्स सिग्नल है वो देखने के लिए मिले हैं कि यूएस के लीडर के द्वारा H1B वीजा के रिगार्डिंग में इंडियन पर्सनस को टारगेट जो किया गया, जो कि आप देखें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग में चैलेंज है उसको क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो ट्रेड टॉक्स हैं, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो भी वहाँ पे विजिट के लिए गए हैं, तो ट्रेड टॉक्स फिर से रिज्यूम है वो हुई हैं। जो एक्सटर्नल अफेयर हैं वो भी वहाँ पे विजिट के लिए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक रिवाइवल फेज भी है और एक कुछ कंसर्न्स भी हैं जो कंटिन्यूस एग्जिस्ट हैं वो किया करते हैं। यूएस के द्वारा इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में जो टैरिफ है उसको इंक्रीज करते हुए 50% है वो कर दिया गया था। इंडिया है जो रशिया के साथ में ऑयल परचेज को कैरी आउट करता है, बट यूरोपियन नेशंस भी कैरी आउट करते हैं, चाइना भी कैरी आउट करता है और भी काफ़ी सारे कंट्रीज रशिया के साथ में ऑयल परचेज करते हैं। इंडिया का जो परसेंटेज है वो 35 to 37% है, जो काफ़ी कम है अदर नेशंस के कंपैरिजन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो यहाँ पे यूएस का ट्रेड टॉक्स के रिगार्डिंग में जो डिमांड था वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में है कि उनको अलाउ किया जाए। इसके अलावा आप देखिए कि वहाँ का डेयरी प्रोडक्ट्स को अलाउ किया जाए, जिसमें इंडिया का एक रिजर्व सिचुएशन है कि इंडिया उसको अलाउ है वो नहीं कर सकता। रिलीजियस सेंटीमेंट्स की वजह से भी हमारे यहाँ पे डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सेंटीमेंट्स हैं, वहाँ पे आप देखिए कि कॉर्न के रिगार्डिंग में भी कहा गया था, कॉर्न वहाँ का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक मेन इश्यू है। तो स्टूडेंट्स जीएम कॉर्न है, जीएम मेज है जो इंडिया में नहीं अलाउ है। तो बोथ जो यहाँ पे जो आउटकम्स हो सकते हैं उसके लिए हमारे नेशन को एक बैलेंस अप्रोच को कैरी आउट करने का ज़रूरत है। हम कंटिन्यूस अब यहाँ पे मिडिल ईस्ट है उसको भी नेग्लेक्ट है वो नहीं कर सकते हैं। क्यों मिडिल ईस्ट को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप देखिए कि हम कंटिन्यूस प्रो यूएस स्टैंड है उनको नहीं ले सकते, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर में जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा अपना जो आउटकम आउटरीच है वो कैरी आउट किया गया है, जो सऊदी पाकिस्तान का डील हुआ है, मिडिल ईस्ट नेशंस हैं वो भी हमारे जो डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जो पर्सनैलिटी राइट्स के बारे में है, आपने काफ़ी बार न्यूज़ है उसको रीड किया होगा कि जो बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उन्होंने कोर्ट के अंदर में अप्रोच किया कि उनके जो पर्सनैलिटी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। पर्सनैलिटी राइट्स बेसिकली हुआ है वो क्या करते हैं, किसी भी पर्सन का जो आवाज़ है, फर्स्ट हम पर्सनैलिटी राइट्स के बारे में बात करेंगे। पर्सनैलिटी राइट्स हैं बेसिकली स्टूडेंट्स किसी भी पर्सन का जो इंडिविजुअल नेम है
सेफ गार्ड करना, किसी भी पर्सन का जो इंडिविजुअल नेम है उसका जो लाइकनेस है, उसका जो वे ऑफ आप देखिए लाइकनेस है, उसका इमेजेस है, वॉइस है, सिग्नेचर है, और ऐसा कोई भी डिस्टिंक्टिव ट्रेड जिसको कि कॉमर्शियली वे के अंदर में अनऑथराइज वे के थ्रू एक्सप्लॉइट है वो किया जा सके। तो उस पर्सन का जो पर्सनल यहाँ पे जो डायलॉग है, पर्सनल जो वॉइस है, उसका जो साइंस है, उसका जो इमेज है, उसका मिसयूज करते हुए किसी भी तरीके से जो उनका कॉमर्शियल अनऑथराइज वे के अंदर में एक्सप्लॉइटेशन है वो ना किया जाए। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन का जो वॉइस है उसको यूज किया जाता है फेक कॉल्स के अंदर में भी, कि आप हम इस प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं और आपको यहाँ पे ये प्रेस करना है। तो इस तरीके से जो अनऑथराइज वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मिसयूज इंक्रीज हुआ है, डीप फेक का जो मिसयूज इंक्रीज हुआ है, इस तरीके से बॉलीवुड का जो पर्सनैलिटीज है उनका या किसी भी फेमस पर्सनैलिटी का जो वॉइस है उसको यूज करते हुए, या हमारे एक नेशन में कि हमारे यहाँ पे जो रेगुलेशंस है वहाँ पे किसी तरीके से पर्सनैलिटी राइट्स को कोडिफाइड किया गया है, तो किसी एक सिंगल जो स्टैट्यूट है उसके अंदर में आप देखिए कि पर्सनैलिटी राइट्स हैं कोडिफाइड है वो नहीं है। पर्सनैलिटी जो राइट्स हैं कोडिफाइड नहीं है किसी एक सिंगल स्टैट्यूट के अंदर में। पर्सनैलिटी राइट्स यहाँ पे ग्रांट की जाती हैं, जो एग्जिस्ट किया करती हैं, जो कॉमन लॉ का जो प्रैक्टिस है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेसी है, डिफामेशन है, और जो पब्लिसिटी राइट्स हैं उनके थ्रू में। कि हमारे यहाँ पे जो राइट टू प्राइवेसी जो हमने माना है कि एस पुट्टास्वामी केस के थ्रू, तो आप देखिए कि जो प्राइवेसी के यहाँ पे जो लॉज हैं, जो कॉमन लॉज हैं, जो यहाँ पे पर्सनैलिटी राइट्स के जो डिफामेशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू इनको गवर्न है वो किया जाता है। कोर्ट का एक रूलिंग भी बताया गया है कि एक आर राजा गोपालन वर्सेज जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु का जो यहाँ पे केस था उसी के थ्रू जो पर्सनैलिटी राइट्स हैं जो एग्जिस्टेंस में आया था कि किसी पर्सन के विल के बिहाइंड पे ही उसका जो आप जो इमेज है जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे यूज है वो कर सकते हैं। बट आप देखिए कि ये सटायर के अंदर में ये यहाँ पे जो उनका जो आवाज़ है उसको किसी तरीके से कंप्लीटली जो प्रिजर्व है वो नहीं किया जा सकता, किसी अदर डोमेन के अंदर में उनको यूज है वो हो सकता है जिसमें किसी तरीके का कॉमर्शियली जो मिसयूज है वो ना हो। समय के साथ में ज़रूरत है कि एक स्पेशल स्टेट्यूट के अंदर में उनको कोडिफाइड है वो किया जाए। तो पर्सनैलिटी राइट्स के बारे में है जो कि आर्टिकल 21 के थ्रू आपको मिले हैं, और आप राइट टू प्राइवेसी के थ्रू उनको अपना प्रिजर्व है वो कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट जो बार एसोसिएशन का जो यहाँ पे आप देखिए कि बार एसोसिएशन के द्वारा अप्रोच किया गया है सीजीआई एंड जो लॉ मिनिस्ट्री है उनको, कि जो जजेस का जो अपॉइंटमेंट है, जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कोलेजियम सिस्टम के अंदर में ट्रांसपेरेंसी ओपननेस है उसको कैरी आउट है वो किया जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि एनजीएससी को लाया गया था, एनजीएससी को फिर कोर्ट ने रिजेक्ट वो कर दिया, जिसको हम फोर्थ जज केस के रूप से भी जानते हैं। बाद में एक एमओपी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है जिसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कहा गया, उसी के थ्रू हमारे जो जजेस का अपॉइंटमेंट होगा, बट वो एग्जिस्टेंस में अभी तक नहीं आया है। मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे ग्लोबल साउथ के वॉइस को रेज करने का ज़रूरत है। जो लाइक माइंडेड जो कंट्रीज हैं, लाइक माइंडेड कंट्रीज, उनके साथ में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कुछ डिस्कशन किया है यूएन के प्लेटफॉर्म के, वहाँ पे यूएन प्लेटफॉर्म्स के रिफॉर्म्स का जो इंडिया का डिमांड है उसको भी प्रेज है वो किया गया कि यूएन को रिफॉर्म किया जाए, स्पेशली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ग्लोबल साउथ के कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन है वो यूएन के इंस्टीट्यूशंस में मोर हो सके, जिससे कि हम इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे डेवलप है वो कर सकें। स्टूडेंट्स, इंडिया एक आप देखिए कि वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है, उस यहाँ पे मीटिंग है उसको भी इंडिया के द्वारा काफ़ी बार जो समिट को ऑर्गेनाइज है वो करवाया जाता है ग्लोबल साउथ की वॉइस को रेज करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो मेडिकल सीट्स हैं जिसमें आप देखिए कि जो यूजी का सीट है जो पीजी का सीट है उनको इंक्रीज किया गया है, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर्स का जो रेशियो है जो 1000 पर्सनस के ऊपर में एक जो डॉक्टर है वो होना चाहिए, उसको हम इंश्योर कर सकें, डब्ल्यूएचओ का जो यहाँ पे डाटा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीट्स इंक्रीज हुई हैं, डेट मीन्स कि मेडिकल सेक्टर के अंदर में मोर आप देखिए कि जो यहाँ पे बेटर रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे आने वाले 5 to 6 ईयर्स के अंदर में, जब जो मेडिकल कॉलेज से जो ग्रेजुएट्स हैं जो कि हमारे यहाँ पे रूरल एरियाज़ में जो सर्विस हैं वो भी कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेट्स में जो एम्स का जो इंस्टीट्यूशंस ओपन किए जाते हैं वो कौन सा स्कीम के थ्रू हुआ करते हैं। स्टेट्स में एम्स का ओपनिंग
पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंडर में ये जो एम्स इंस्टीट्यूशंस है उनका ओपन हुआ करता है। साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में है, कमेटी के लोगों के द्वारा डिस्कशन है वो किया गया है। अब देखिए कि हमारे बोथ जो इलेक्शंस हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, उनको साइमल्टेनियस वे में किया जा सके। बार बार जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्टेंस में आता है जिससे पॉलिसी पैरालिसिस होता है, उसको हम यहाँ पे रोक है वो सकें। एक पर्सन है जो कंटिन्यूअस डेथ के एग्जीक्यूशन के ऊपर में है। अब आप देखिए उनको जो डेथ है वो नहीं दिया गया है, एग्जीक्यूट है वो नहीं किया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग में पेटिशन फाइल हुआ। पेटिशन में ये बताया गया है कि जो पर्सन कंटिन्यूअस यहाँ पे जो पंजाब के फॉर्मर सीएम हैं उनके उनका असेसिनेशन में उनका नेम है, जिनके अगेंस्ट में जो डेथ पेनल्टी है वो दिया जा चुका है, डेथ रो के ऊपर में है कंटिन्यूअस, फिर भी उनको अगर एग्जीक्यूशन को नहीं कैरी आउट होता है तो कैसे उन पर्सन का जो मेंटल स्टेट है उसको ये डैमेज है वो करता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन है वो किया गया है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जब भी किसी पर्सन का डेथ पेनल्टी होता है तो पार्डन प्रोसेस के लिए वो अप्रोच कर सकता है आर्टिकल 72 के थ्रू, किसके पास में, रेसिडेंट के पास में भी अप्रोच है वो कर सकता है। क्या हमारे नेशन में कैपिटल पनिशमेंट को बैन किया गया है? कैपिटल पनिशमेंट स्टिल एग्जिस्ट करता है, काफ़ी सारे कंट्रीज में बैन है वो कर दिया गया। काफ़ी बार आपको डिमांड मिलेगा कि कैपिटल पनिशमेंट है उसको बैन है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपने काफ़ी बार आप देखिए कि एक टर्म है ओवर द ग्राउंड वर्कर। ओवर द ग्राउंड वर्कर कौन होते हैं? जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में सिंपैथी रखा करते हैं, जो उन पर्सनस को इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किया करते हैं। यूपीएससी ने जीएस पेपर 3 के अंदर में ये क्वेश्चन है वो पूछा था जो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। पहलगाम के अंदर में जो टेरर अटैक हुआ उसके बिहाइंड में किसी लोकल पर्सन की हेल्प के बारे में बताया गया है। लोकल पर्सन है उन्होंने हेल्प है वो प्रोवाइड की थी। और आप देखिए कोई भी अटैक है लोकल्स की हेल्प के बिना पॉसिबल है वो नहीं है, लोकल्स का किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट है वो हुआ करता है। तो उसी उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो ओवरग्राउंड वर्कर्स आपको पता होना चाहिए जो कि कंटिन्यूस सिक्योरिटी फोर्सेस के मूवमेंट का भी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं, किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट या सिंपैथी है वो रखते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में। जिस पर्सन ने यूरोपियन कंट्रीज के वहाँ पे जो फ्लाइट्स का जो डाटा है उसको आप देखें कि लिटिल बिट डिले किया था या चेंजेज वहाँ पे किए थे, उस पर्सन को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है यूके का जो पुलिस है उनके द्वारा। तो बेसिकली यहाँ पे साइबर जो प्रोसेस है उसके बारे में है। अब देखिए कि साइबर के रिगार्डिंग में कन्वेंशन, साइबर के रिगार्डिंग में एक कन्वेंशन था जिसको हम बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। इंडिया ने उस कन्वेंशन को ज्वाइन नहीं किया था सॉवर्निटी का जो वायलेशन है उसको देखते हुए। तो उसमें जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना होगा। इंडिया को लगा कि यहाँ पे हमारा सोर्निटी का जो जो प्रोसेस है उसमें वायलेट हो सकता है। यमन के वहाँ का न्यूज़ है कि जो यमन के लोगों के द्वारा एक अटैक किया गया है इजरायली जो सिटी है उसके ऊपर में। तो यमन के अंदर में आप देखिए कि जो होती रेबल ग्रुप है वो लीड किया करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईरान के लीडर के बारे में है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो नहीं है, उनको पीस प्रोसेस के थ्रू कैरी आउट करना है, ये उन्होंने यूएन के अंदर में एड्रेस किया है। और यूक्रेन है वो फाइट कर सकता है उनके वॉर सिचुएशन को, ये यूएस के लीडर के द्वारा कहा गया। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।